हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी जो श्रृंखला नियमित चलाई जा रही है, यानी कि सीटेट 2024 दिसंबर को ध्यान में रख करके जो आपकी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला चलाई जा रही है, इसमें एक कदम और आगे की ओर बढ़ाते हैं और साथ ही साथ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपका वर्ष 2019 दिसंबर में पूछा गया है। और यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन प्लस प्रैक्टिस साथ ही साथ हो जाती है, जो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस श्रृंखला से लगातार जुड़ने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना समय व्यर्थ किए। तो चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की जो दूरी है वह 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पर आपसे ट्रेन की औसत चाल पूछी गई है। तो इसको लगाने का जो तरीका है वह मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। देन आपके बाद क्या कर लेंगे, इसके बाद आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। और फिलहाल यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वह 53 हो जाएगा, और जो आपका फार्मूला लगेगा वह हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी कि दोनों को क्या करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और फिर देन इसके बाद अपॉन में क्या करना है, दोनों को जोड़ के उसका डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है। और इस तरह जो आपका प्रश्न का उत्तर बना था वह क्या बना था कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्ति वेट लिफ्टर है। तो वेट लिफ्टर के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है सुनीता विलियम्स, बी है बछेंद्री पाल, सी है सूर्यमणि, डी है कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि दिया गया कौन सा समूह जो है जड़ों का है, मतलब इनमें से कौन सा समूह है जिसमें सारी की सारी क्या है, जड़ें हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चुकंदर आलू अदरक, ऑप्शन नंबर 2 है गाजर हल्दी अदरक, ऑप्शन नंबर 3 है शकरकंदी मूली हल्दी, और ऑप्शन नंबर 4 है गाजर चुकंदर मूली। तो आलू क्या होता है, आपका तना होता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि गाजर चुकंदर और मूली, ये क्या हो जाएंगी, आपकी तीनों ही जड़ों का समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 आबू धाबी में, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जो आपका रेगिस्तानी ओक नाम का वृक्ष है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है नेपेंथिस के बारे में, यानी कि जो आपका कीट भक्षी पौधे होते हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि कौन से आपके जो उसके बारे में बताई गई चीज़ें हैं वे पूरी तरीके से ठीक हैं। तो और भी छोटा कर लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से देख पाएँ। तो कहा गया है कि नेपेंथिस के बारे में वह जो शिकार करता है पौधा, विषय के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जो शिकार करने वाला पौधा, या कह सकते हैं कि नेपेंथिस, घटपर्णी, ये सभी क्या है, ड्रोसेरा सनड्रू, ये सभी आपके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसी कीटों पर निर्भर रहते हैं और कीटों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालते हैं, बल्कि एक मनमोहक सुगंध जरूर निकालते हैं, जिसकी वजह से जो कीट पतंगे हैं वह इनकी ओर खिंचे हुए चले जाते हैं। तो डी आपका जहाँ कहीं भी होगा वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये तो आपका होना ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, फंसा कर उनका शिकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द लगा है और केवल जैसा कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो वो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं और ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं बल्कि साथ ही साथ कुछ बड़े कीटों को भी फंसा करके खा जाता है। तो यहाँ पर केवल ए और बी आपका सही दिया गया है। किसके बारे में? नेपेंथिस के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भाग भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने प्रारंभ की थी वह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांडी साबरमती आश्रम हम सभी जानते हैं कहाँ, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो भारत की तटीय सीमा से लगने वाला या कह सकते हैं भारत की सबसे अधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, तो वह आपकी गुजरात की है, 1200 किलोमीटर। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? कौन सा बुखार है? तो मियादी बुखार यानी टाइफाइड है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या डेंगू है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपकपी के साथ बुखार आएगा और सिंकोना वृक्ष की छाल से उपचार किया जाएगा, तो ये मलेरिया का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही साथ मलेरिया के अन्य लक्षण भी ध्यान रखेंगे कि इसकी जो खोज है वह किसने की थी, तो रोनाल्ड रास ने की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। और साथ ही साथ ये किसके काटने से होता है, तो ये मादा एनाफ्रीज के काटने से होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब कुछ आपका फिर से दिया गया है, रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न रहेगा ये। एक्चुअल में किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। यानी कि बात करेंगे कि डॉक्टर सबसे पहले ए पर जाते हैं और जो ए है वह कहाँ पर है, तो वह एक्स के ठीक पूर्व में है। तो ये आपका क्या होता है, दिशाओं में यदि आप देखेंगे तो ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। तो जो ए बिंदु है वह यक्ष के ठीक पूर्व में है, तो यानी कि यक्ष कहीं यहाँ होगा और उसके ठीक पूर्व में ये 600 किलोमीटर पर क्या होगा, बिंदु ए होगा। उसके बाद वे क्या करते हैं, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर है। यानी कि इसके बाद ये ए के दक्षिण में यहाँ जाएंगे और जिसकी दूरी कितनी है, तो 450 है। और उसके बाद वह बी पर पहुँचने के बाद करते क्या हैं, उसके बाद वे क्या करते हैं कि फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। तो बी के ठीक पश्चिम में कहाँ है, यहाँ पर है। और यहाँ पर जाने के बाद वे कितनी दूरी चलते हैं, 120 मीटर। और अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पहुँच जाते हैं। तो यक्ष से चलना शुरू किया, कहाँ की ओर गए, ए की ओर गए यानी कि पूरब की ओर, फिर कहाँ गए, दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर से फिर कहाँ पर गए, तो पश्चिम की ओर गए। और यहाँ पर उन्हें अपना बाई यानी कि अस्पताल जो है वह मिल जाता है। पूछा गया है कि जो सी के ठीक उत्तर में है, जो सी के ठीक उत्तर में है, जो सी जो है, सी ये है और अस्पताल कहाँ है, सी के ठीक उत्तर में है। तो इस प्रकार यहाँ कहीं होगा आपका अस्पताल। तो अब पूछा गया है कि ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है, तो अस्पताल, ये अस्पताल है, अस्पताल के सापेक्ष घर के डॉक्टर के घर की दिशा, डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तर पश्चिम। दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। ये देखिए यहाँ से हम जब दिशा निकालने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी जो दिशा निकलेगी और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो दोनों मिला करके उत्तर और पश्चिम दिशा हमारी निकल आएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड के, 2 है मिजोरम, सी है मणिपुर और 4 है मेघालय। तो 1 2 3 4 झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। चिराव नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये मिजोरम राज्य में किया जाता है। और अगर कहा जाए कि इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम बम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 70 तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं।
ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2 है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। और ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। मैप से प्रतिवर्ष आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, मैप को अपने सामने लगा के रखना है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके राज्य हैं उनके आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन से स्टेट, कौन से यूनियन टेरिटरी पढ़ रहे हैं, इनको भी आपको ध्यान से देखते रहना है। 2-4 बारी देखने के बाद ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के जो पास में है वह आपका आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब आपका थोड़ा सा जो है ईवीएस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर आपकी समझ के अनुसार प्रश्न सही होंगे और आपके ये लगभग फ्री के नंबर होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर आसानी से कर लेंगे। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो यदि आप प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग आपका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। नंबर 2 है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी तथा हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। दोनों ही बातें लगभग ठीक है। तीसरा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। नंबर 4 है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हमें सटीकता से, यहाँ पे लिखा है कि सटीक संख्यात्मक कौशल। देखिए हमारे बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं। प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत आप किसी चीज़ की सटीकता पर जोर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की जो सोच है वह कैसी है, सृजनात्मक है, अभी सटीकता की ओर नहीं है और संख्यात्मक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ईवीएस का पोर्शन है। तो यहाँ पर आपका यही कथन गलत है, तो जो कि आपका पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 72 और जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या संकलित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित किया जाता है। नंबर 2 है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को जो है मुद्दों को संकलित किया जाता है। नंबर 3 है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को संकलित किया जाता है। नंबर 4 है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित किया जाता है। तो सीधा आप याद रखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के बीच किसको रखा जाएगा, विज्ञान और पर्यावरण को, विज्ञान पर्यावरण सामाजिक विज्ञान को, पर्यावरण या सामाजिक विज्ञान को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को। वो प्रश्न आपको वो विकल्प आपको चुनना है जिसमें विस्तृत व्याख्या दी गई हो, जिसमें काफ़ी से ज़्यादा चीज़ों को समाहित किया गया हो। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो क्या आपका कथन सही है, वही आपको चुनना है। नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नंबर 2 है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नंबर 3 है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नंबर 4 है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही कथन क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण का अध्ययन कराया जाता है। क्योंकि ऊपर के विकल्प में जस्ट हमने देखा था कि कक्षा 3 से लेकर के 5, ईवीएस कहाँ आया, 3 से लेकर के 5 के बीच में, और कक्षा 1 और 2 में ईवीएस नहीं था। तो कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए जो ईवीएस है वह भाषा और गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प 2 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि जो बच्चे हैं वह खोज के द्वारा सीखें, और ये इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो जो भी हमने खोजा है, जो भी हमने
चीज़ों को इधर उधर एक्सप्लोर किया है, ढूंढा है, अपने आप से सीखा है, किया है, वही हम क्या करते हैं, सीख पाते हैं। बाकी अगर कहा जाए शिक्षक केंद्रित, तो बिल्कुल भी नहीं है। बाल केंद्रित है, ये ठीक है, लेकिन ये पूर्णतया नहीं। यहाँ पर आपका विकल्प 2 है, वो इससे भी ज़्यादा सुटेबल दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। आपकी थीम और थीम के अंदर के जो चैप्टर हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि उप प्रकरण कौन सा है। तो परिवार और मित्र आपकी एक थीम है, भोजन भी आपकी एक थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी आपकी थीम है, जबकि जानवर आपका क्या है, ये जानवर जो है आपका, वह आपका एक उप प्रकरण है, प्रकरण नहीं है बल्कि क्या है, उप प्रकरण है, जो कि आपका परिवार और मित्र के आसपास ही आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। यानी कि आपकी थीम कितनी है, 6 है पर्यावरण में, इस चीज़ को याद रखेंगे। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, तो केवल वाला तो आपको ऐसे ही कट कर देना है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, तो बच्चे क्यों ही देंगे सूचनाएं, तो हम बच्चों को देंगे ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर विकल्प आपका एक बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर बहुसांस्कृतिक, बहुभाषावाद, सामाजिक ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन वही आपका ठीक होने वाला है। और वैसे भी मैंने कहा है कि ऑप्शन वही ठीक करना है जो विविधता को लिए हुए हो। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 77 में कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना यदि करनी है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल जरूरी है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पे बच्चे क्या होते हैं कि व्याख्या और परिभाषाओं को कंठस्थ करने या इसे कह सकते हैं समझने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को वो अपनी भाषा में बता सकते हैं लेकिन उसकी परिभाषा को डिक्लेयर करना इतना उनके लिए आसान नहीं होता है, और ये चीज़ें कंठस्थ करने से आती हैं और जिस पर हमें बिल्कुल भी बल नहीं देना है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ठीक होगा वह कौन सा सही हो जाएगा, वह होगा आपका केवल ए, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 78, और जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण सिखाने के लिए उसने किस तरीके से जोड़ सकते हैं। वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या दे करके, और डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या दे करके। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी ठीक है, यानी कि वृत्तांत और कहानियाँ सुना करके हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं। देखिए हम अगर व्याख्या दे रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर भी व्याख्या है, ये भी गलत है, तो केवल आपका क्या सही होगा, ए और बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए यकीन मानिए मैंने खुद से PYQ करके जब फर्स्ट बारी सीटेट क्वालिफाई किया था तो मेरे 100+ मार्क्स आए थे, और मैंने सिर्फ अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 दिन सिर्फ मैंने PYQ को ही अच्छे से सीखा था, समझा था और उनके चारों ऑप्शंस पर भी जोर दिया था। इतना करने से मात्र मेरे 100+ क्वेश्चन सही हुए थे। देन इसके बाद मैंने नेक्स्ट सीटेट दिया जिसकी मैंने प्रिपरेशन की, थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, चीज़ें सही की और मेरे 125 के भी एवब नंबर आए। तो यकीन मानिए ये PYQ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। एक शिक्षक जो बच्चों को कह रहा है कि आप जानवरों का चित्र बनाइए तथा उनका अवलोकन कीजिए, ऐसा करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा बी है कि बच्चों में अवलोकन और रचनात्मक कौशल का विकास करना, सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल ठीक होगा, केवल ए, केवल बी, ए सी, केवल बी और ए बी सी।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि तीनों ही बातें आपकी बिल्कुल ठीक कही गई हैं। इससे बच्चे के तीनों ही उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह को करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि, यानी कि चित्रकला और शिल्पकला को क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ओरली नहीं बताते बल्कि बच्चों को करने के लिए कहते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर हमने कहा चलिए मिट्टी से क्या बनाइए, खरबूजा बनाइए, बच्चे मिट्टी से खरबूजा बना रहे हैं। चलिए मिट्टी से क्या बनाना है, एक गुड़िया बनाइए। तो सभी बच्चे अपने अपने तरीके की गुड़िया को बना रहे हैं, कोई कैसी भी बना रहा है, कोई कैसी भी बना रहा है। तो इसको क्या कर करके सीखना। तो ऑप्शन ए है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, यानी कि अनुशासनहीनता को रोकना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जाओ समूह में बैठ करके क्या करो, इन चीज़ों को बनाओ। बी है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो देखिए, अनुशासनहीनता को रोकना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। साथ ही साथ हमें पाठ्यक्रम को पूरा करना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। बात ये ठीक है कि बच्चे सहपाठी के साथ करेंगे तो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, बच्चे अगर साथ में करेंगे तो सामाजिक अंतःक्रिया बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सही होंगे और ऐसा विकल्प आपको मिल रहा है केवल 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, केवल बी और सी सही कहे गए हैं। यकीन मानिए आपको जो PYQ करने हैं उनका भी तरीका होता है, ऐसे ही आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आपने प्रैक्टिस सेशन उठाया और कर लिया या किसी के भी समझाने से कर लिया। हाँ, अगर बेहतर टीचर है तो वो आपको क्या करेगा, चार जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनका एनालिसिस करेगा, समझाएगा ये गलत क्यों है, इन चीज़ों पर चर्चा करेगा और फिर वह आपको आंसर निकालेगा। इससे क्या होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम आए, लेकिन क्वेश्चन इससे थोड़ा बहुत भी रिलेटेड हुआ तो आप आसानी से आंसर कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो किस प्रभावशाली साधन के द्वारा आप पर्यावरण अध्ययन को सीख सकते हैं। प्रश्न को तोड़ना और अपनी भाषा में समझना ही प्रश्न को आधा हल कर देता है। यकीन मानिए आपको क्या करना है, प्रश्न को 2 बारी पढ़ना है और फिर अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में उस प्रश्न को पूछना है और फिर उसका उत्तर निकालना है। देखिए कितनी आसानी से उत्तर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार के सदस्य के द्वारा ये प्रभावशाली संसाधन है और आप पर्यावरण अध्ययन को सीख जाएंगे। बी है समुदाय के सदस्य द्वारा, सी है समाचार पत्र के द्वारा और डी है कक्षा के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, पर्यावरण अध्ययन का सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है। तो जो इसका सबसे प्रभावशाली संसाधन होगा वह हो जाएगा परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और साथ ही साथ समाचार पत्र, जिसके साथ ही हम क्या होते हैं, आसपास की चीज़ों के साथ ही अवेयर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका डी भी ठीक होता यदि विकल्प होता ए, बी, सी और डी। तो ऐसा आपको दिया नहीं गया है। ज़्यादातर चीज़ें किस में मिल रही हैं, तो ए, बी, सी यही तीनों विकल्प आपके क्या होंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 82 नंबर, निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए हम कौन से नियम का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञात से अज्ञात। तो ध्यान रखेंगे कि ये किसका पेपर है, तो ये पेपर फर्स्ट है, यानी कि आपका प्राथमिक स्तर का। और इसमें जब हम बच्चों को सिखाएंगे तो कौन सा नियम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, तो वो होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बच्चे जो जानते हैं उससे जो बच्चे नहीं जानते हैं वहाँ तक पहुँचाना। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का क्या करना है, रचनात्मक आंकलन करना है और दिए गए साधनों में से कौन सा साधन रचनात्मक आंकलन के लिए बेहतर नहीं है। इस प्रकार से जब आप प्रश्न को तोड़ेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे तो आंसर आपका बहुत ही जल्दी निकल आएगा। तो सबसे पहले है नंबर 1 पोर्टफोलियो, नंबर 2 है क्रम निर्धारण मापनी, नंबर 3 है वर्णन अभिलेख, नंबर 4 है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आपका उपयोगी साधन नहीं होगा। जबकि पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे के सभी क्रियाओं का आंकलन होगा, पूरे वर्ष का भी होगा, पूरे माह का भी होगा। क्रम निर्धारणी मापन, इससे भी हम बच्चे के क्रम को माप पाएंगे कि किस क्रम तक बच्चा सीख चुका है और कौन सा बच्चा किस क्रम पे पहुंच गया। वर्णन अभिलेख, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, हमें बच्चे के नंबर पर जोर नहीं देना है, बल्कि प्रश्न सही है या गलत इस पर जोर नहीं देना है, प्रश्न किस प्रकार से किया गया है इस पर जोर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 84 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन में दूर करना चाहिए। यदि हम बच्चों का आंकलन कर रहे हैं ईवीएस के अंतर्गत तो क्या चीज़ हमें दूर करनी चाहिए। नंबर 1 है बच्चों के उत्तरों का सही या गलत में आंकना। अभी जस्ट मैंने ऊपर वाली लाइन में क्या बोला, हमें सही गलत नहीं आंकना है। भले ही बच्चे ने गलत आंसर किया है, बट उसने गलत में भी किस तरीके से गलत को प्रदर्शित किया है, उसमें भी आप देखेंगे कि उसने किस रचनात्मक कौशल का प्रयोग किया। भले ही आंसर पूरा लास्ट में जाकर के जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड ना हो, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन किसी और चीज़ से रिलेट करने में भी तो उसने कुछ सोचने का प्रयास किया होगा, तो हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है। अगला है नंबर 2, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें। और नंबर 3 है आंकलन के संकेतों का उपयोग करें। नंबर 4 है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आंकलन को दूर करना चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ आप दूर करेंगे यदि आप ईवीएस का आंकलन करेंगे। तो हमने अभी आपसे चर्चा की थी, ऑप्शन नंबर ए ही आपका ठीक हो जाएगा कि हम उनका सही गलत में क्या करेंगे, आंकलन नहीं करेंगे और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, आंकलन से दूर करेंगे। 85 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है, 85 नंबर में कहा जा रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप संचालन करती है जिसमें वे कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो चीनी डालिए, चींटियाँ वेट कीजिए। अब इससे बच्चे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, यदि शिक्षक। तो आगे देखते हैं विकल्प, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। नंबर 2 है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। नंबर 3 बच्चों को क्रियाकलाप व अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नंबर 4 है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर में करने को प्रेरित करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विस्तृत ऑप्शन है जो काफ़ी चीज़ों को समाहित किए हुए वह आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जिसमें क्रियाकलाप का अवलोकन भी है, अनुभव साझा हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। तो यहाँ पर विकल्प 3 ही आपका क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो देखिए कछुआ ये पानी में रहेगा, घड़ियाल भी पानी में रहेगा, बत्तख भी पानी में रहेगी, मछली भी पानी में रहेगी, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहेगा जो कि उड़ेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सारे नहीं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। कुछ आपको शहर वगैरह दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ भोजन दिए गए हैं। तो हांगकांग में, केरल में, कश्मीर में, गोवा में, यकीन मानिए भोजन और वह कहाँ पर प्रसिद्ध हैं ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। तो हांगकांग में आपका क्या होता है, पकाया हुआ सांप। हांगकांग के लोग क्या करते हैं, सांप को खाना पसंद करते हैं। तो एक आपका 5 हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन 4 तो कट जाएगा। अभी 1 2 3 आपके बने हुए हैं। केरल में आपकी क्या होता है, टेपियोका। केरल में टेपियोका देखिए कहाँ दिया गया है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट आपका विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, यहीं से आप पकड़ लेंगे अपने उत्तर को, लेकिन फिर भी आप मिलान कर लीजिए। तो केरल में आप खाएंगे किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, हांगकांग में खाएंगे पकाया हुआ सांप, और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर और गोवा में आप क्या करेंगे कि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाएंगे, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाएंगे। तो कश्मीर में सरसों के तेल में, और कहाँ पर, कश्मीर में सरसों के तेल में, और गोवा में नारियल के तेल में मछली खाएंगे, केरल में टेपियोका खाएंगे, और हांगकांग में क्या खाएंगे, सांप खाएंगे। ये आपका मिलान ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका पक्षियों से रिलेटेड हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शन ए है उल्लू, बी है कौआ, सी है बसंत गौरी और डी है मैना। तो झटके से आगे पीछे करने वाली कौन है, मैना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौआ क्या करता है कि किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बना लेता है। वहीं अगर उल्लू की बात करें तो ये रात्रि में जागने वाला है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और 89 क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कुछ घर की विशेषताएं दी गई हैं और उनमें आपको सही कथन को चुनना है। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों
जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। यानी कि राजस्थान के लोग कटीली झाड़ियों वाले और मिट्टी की छतों वाले घर में रहते हैं। नंबर बी कहा गया है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खम्भों पे बनाए जाते हैं। सी में कहा गया है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर रखते हैं। तो देखिए, मनाली में बांस के खम्भों पर घर नहीं बनाते हैं। ये आपकी कहाँ की व्यवस्था है? असम में बांस के खम्भों पर घर बनाते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो विकल्प ए और सी आपके सही दिए गए हैं, इसलिए ए और सी आपका 3 में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 90 और जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। तो हाथियों के विषय में नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। हाथी है, स्लॉथ है, इसके साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, जो है शेर है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला कहा गया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है वह 100 किलोग्राम की मात्रा दी गई है, तो इसे याद रखेंगे। तो बी आपका जहाँ कहीं भी होगा, बी आपका जहाँ कहीं भी होगा वो कट हो जाएगा, बी बी बी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाथी कीचड़ में क्यों खेलता है? हाथी कीचड़ में क्यों खेलता है? तो क्योंकि उसे पसंद है, क्योंकि उसे मज़ा आता है, क्योंकि हाथी कीचड़ में ही खेलते हैं? नहीं, बल्कि इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। अगला है हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो यहाँ पर आपका ए, सी और डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने इसमें से आराम से 50 प्लस क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप आज यहाँ पर आज की डेट में 50 प्लस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, 50 अराउंड 90 के बीच में यदि आप हैं, तो यकीन मानिए आपके जो ईवीएस पोर्सन है इसमें आप 25 से 30 के बीच में आराम से आ जाएंगे। अभी बहुत समय है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आगे के सेशंस और प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।